हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत ही कम समय को साकार बनाने के लिए हम लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कम समय में बढ़िया क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तैयारी करने का मौका मिले। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो इस विश्वास के साथ जाओ कि हमारी तैयारी अच्छी है, इस बार हमारा सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। तो उसी को लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम समझा रहे हैं और समझने का प्रयास भी आप लोग कर रहे हैं। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले सभी साथियों से एक बार निवेदन रहेगा कि आज के सेशन को शेयर कर दें, और जो पहली बार आए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड, आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तैयारियों में लगे। हमारा उद्देश्य है कि 2025 में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं मन लगा के हमारे साथ जुड़कर उनका सिलेक्शन कॉमर्स की भर्तियों में करवाने का है, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा संकाय है जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थी सिलेक्ट करने के बाद ये कहते हैं हमने गलत फैसला ले लिया। कारण क्या होता है कि उनको इस तरीके के संसाधन है वो उपलब्ध नहीं होते हैं, इस वजह से उनके मन में हीन भावना आती है। और उसी को दूर करने के लिए आपके मन में इस तरीके के विचार नहीं आए और आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार रहते हुए एक गजेटेड ऑफिसर है वो बने, टारगेट RES को आप अचीव करें, ऐसा हमारा प्रयास है। तो उसी प्रयास के लिए आज का सेशन है और फटाफट आज का सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करूंगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आपका काम इतना है कि आपको जवाब देना है, कहीं किसी भी प्रकार का जो संशय है वो अपने मन में नहीं रखना। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मूल्यों के विस्तार के आधार पर प्रक्षेपण के माप, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसन की विधियां हैं, है ना। प्रास जिसको अपन क्या कहते हैं, रेंज, है ना। स्टैटिक्स के क्वेश्चन है ये आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज, है ना। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन या ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी, ये बताना। तो देखो जो आपके मूल्य के विस्तार, रेंज ऑफ प्राइसेस अपन ज्ञात करते हैं तो उनकी विधियों की बात आती है, तो ये सारी विधि है वो आपके उसमें काम में ली जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चाहे आपकी रेंज हो, चाहे इंटरक्वार्टाइल रेंज हो और चाहे आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो, ये सारी की सारी विधियां हैं वो आपके मूल्य के विस्तार में काम में ली जाती है। तो ये सारी विधियां हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तीनों इसके ऑप्शन है वो सही है, तो डी इसका आंसर है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें अब इसका आंसर कौन सबसे पहले दे रहा है। इसका आंसर कि लेखांकन के क्षेत्र में विस्तार पत्र, है ना, विस्तार पत्र की निम्नलिखित उपयोगिता है। यह आपका क्वेश्चन हो गया कॉस्टिंग का, है ना। विस्तार पत्र है उसकी क्या उपयोगिता, उसमें कई तरीके के पत्र है वो बनाए हैं। बिन कार्ड है आपका, आपने देखा होगा बिन कार्ड है वो स्टोर के गेट पे लटका होता है और उसमें सारी एंट्री है वो की जाती है। तो उसी तरीके का आपका विस्तार पत्र है, उसकी क्या उपयोगिता। तो देखो विस्तार पत्र क्या काम में आएगा, क्या वेतन शीट बनाने में सहायक होगा, रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण में सहायक होगा, बजट बनाने और वित्तीय पूर्वानुमान में सहायक होगा, या उपयुक्त सभी होंगे। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका विस्तार पत्र है, ये इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र का एक बहुत बड़े कागज पर क्या कहता है, एक प्रोग्राम है वो तैयार किया जाता है ना। इसमें कई तरीके की आड़ी और तिरछी रेखाएं हैं वो खींची जाती है और उनका प्रयोग, है ना, उनका प्रयोग डाटा लिखने के लिए और साथ में ये सारे काम है वो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे वेतन शीट बनानी हो तो भी आपका विस्तार पत्र काम आएगा, रेखा चित्र द्वारा जो प्रस्तुतिकरण है उसके लिए भी आपका विस्तार पत्र काम आएगा, बजट बनाने और वित्तीय पूर्वानुमान में भी आपका विस्तार पत्र काम में आएगा। इसलिए ये सारे जो है वो सही है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो लेखांकन में क्षेत्र में विस्तार पत्रक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? विस्तार पत्रक में उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर कौन दे रहा है? सबसे पहले क्या है कि किसी कंपनी में 2015 में बिक्री और लाभ क्रमशः 1,20,000 और 8,000, 2016 में 1,40,000 और 13,000। आपको सुरक्षा सीमा बतानी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बतानी है। 62,000, 1,50,000, 1,20,000 या 52,000। देखो 2015, 2016 ये आ जाएगा आपका सेल्स। सेल्स 2015 का कितना है? 1,20,000। 16 का कितना है? 1,40,000। फिर दे रखा है लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट है 2015 का है आपका 8,000 और 16 का है 13,000। ये सूचनाएं दे रखी है। इनसे अपने को क्या ज्ञात करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट बट्टे चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब देखो चेंज इन प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट था कितना? 8,000 बढ़ के कितना हो गया? 13,000। तो कितने बढ़ गए? 5,000। चेंज इन सेल्स पहले कितना था? 1,20,000, अब हो गया 40,000। तो कितना बढ़ गया? 20,000 मल्टीप्लाई 100। 25 दूनी 50, कितना आ गया पीवी रेशियो? 25%। क्या आ गया? पीवी रेशियो कितना आ गया आपको? 25%। ठीक है, एक हो गया पीवी रेशियो 25% आ गया। अब अपने को चाहिए क्या? चाहिए फिक्स कॉस्ट, है ना। फिक्स कॉस्ट इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स गुणा पीवी रेशियो, सेल्स गुणा पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, है ना। सेल्स गुणा पीवी रेशियो। सेल्स कितनी है? 1 को मान लेते हैं तो 1,40,000 मल्टीप्लाई पीवी रेशियो 25%। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 माइनस प्रॉफिट, इसका कितना है? 13,000, है ना। तो फिक्स कॉस्ट 1,40, सीधा निकाल दो। 1,40 का 25%, तो 25% यानी 35,000। 1,40 का 25% यानी 35,000 और ये आपके 13,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 35 में से 13 घटा देंगे तो 22,000। ये आ गई अपनी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, दो चीज आ गई। इस सूचनाओं से अपन ने पीवी रेशियो ज्ञात कर लिया। पीवी रेशियो कितना है? 25%। इसके बाद अपन ने फिक्स कॉस्ट का ये फॉर्मूला आ गया, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स अपने पास 1,40,000 है, पीवी रेशियो 25% है और ये आपके पास प्रॉफिट है, ये घटा दिया तो फिक्स कॉस्ट आ गई अपने पास से कितनी? 22,000। अब अपने को इससे एक चीज और निकाल सकते हैं। क्या? इससे निकालेंगे अपन बीईपी, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो, है ना। क्या है? फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी थी अपने पास? फिक्स कॉस्ट कितनी आई? फिक्स कॉस्ट 22,000, है ना। 22,000। पीवी रेशियो कितना है? 25%। हटाएंगे तो 100, इसको इससे काटेंगे तो 4, 22,000 को 4 से गुणा करेंगे
तो 88,000 में अपना क्या आ गया, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। कितना आ गया, 88,000। हमसे क्या पूछिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या पूछिए, हमसे क्या पूछिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या पूछिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछिए। इसका फॉर्मूला क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब देखो टोटल सेल्स अपने पास कितने, 1,40,000, क्योंकि 140 को अपन ने आधार माना था, तो टोटल सेल्स कितने अपने पास, 1,40,000। बीईपी सेल्स अपना है 88,000। तो आपका एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 140 में से 88 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 52,000, है ना। तो इसमें अपने से क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 52,000, यानी डी है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें इन सूचनाओं से पीवी रेशियो भी हो गया, फिक्स कॉस्ट भी हो गई, बीपी भी हो गया और मार्जिन भी सेफ्टी हो गई, यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4 चीज आपने कैलकुलेट कर लिए, है ना। अब परीक्षा में इनमें से एक क्वेश्चन है वो 100% आएगा, लिख लेना, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में 101% वो देखने को मिलेगा। इस सवाल में मैंने आपको 4 चीज बता दी, पूछी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन कैलकुलेट अपने को 4 चीजें वो करनी पड़ी है। तो इस तरीके से ये आपका विशेष सवाल होगा, और निश्चित रूप से विश्वास रखो कि ऐसा सवाल है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बात आप नोट कर लो। चाहे वो आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ ले, चाहे वो आपसे बीपी के अमाउंट पूछ ले, चाहे आपसे फिक्स कॉस्ट पूछ ले, और चाहे आपसे पीवी रेशियो पूछ ले, है ना। ऐसा क्वेश्चन है वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये नोट कर लिया सबने, कर लिया नोट, क्योंकि नोट करने में थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है उनको विशेष रूप से नोट करना चाहिए। बाकी तो देखो आपके दिमाग में सारी फीड है, ये तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मात्र है। सिलेबस तो आपका पूरा कंप्लीट है, आपने सबने पढ़ लिया, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा कि भाई आप नई चीज पढ़ने बैठो, है ना। अपने को तो क्या है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, मॉडल टेस्ट पेपर है, आपके जो रिवीजन है ये परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम है वो आपके बहुत ही करीब है। ठीक है, लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर देना आपको। क्या पूछा है कि लागत, कॉस्ट है, लागत ज्ञात करने की तकनीक और प्रक्रिया है वो कहलाती है लागत लेखा शास्त्र, लागत लेखांकन, लागत निर्धारण और परिव्यांकन, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। बताओ देखिए क्या कहलाती है। तो लागत ज्ञात करने की जो तकनीक या प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, लागत निर्धारण या लागत परिव्यांकन कहते हैं। लागत निर्धारण तकनीक ज्ञात करने की प्रक्रिया है, जबकि लागत या परिव्यय उस प्रक्रिया को निष्कर्ष होता है ना। लागत निर्धारण करने के लिए ये एक मौखिक विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि है, इसको माना जाता है। तो लागत ज्ञात करने की जो तकनीक और प्रक्रिया होगी वो आपकी लागत निर्धारण या लागत परिव्यांकन मानी जाएगी। तो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लागत ज्ञात करने की तकनीक और प्रक्रिया है वो लागत निर्धारण होगी। बढ़े आगे, बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। बताओ, ऐसी लागतें जो मशीन या प्लांट के कुछ समय खराब होने पर भी वहन करनी पड़ती है। डूबी हुई लागतें, आरोपित लागतें, कामबंदी लागतें और रूपांतरण लागतें। बताओ देखिए, है ना। ऐसी लागतें जो कुछ समय के लिए प्लांट खराब होता है तो भी हमें देनी पड़ती है, वो क्योंकि खराब होने पर क्या हो गया,
काम बंद हो गया तो वो आपकी काम बंदी लागतें हो गई। ये सी इसका आंसर हो जाएगा कि आपकी प्लांट और मशीन है वो अस्थायी रूप से जब बंद हो जाते हैं तो उसमें आपके प्लांट का किराया है ना, आपके बीमा का है, देखभाल के लिए जो चौकीदार है उसका व्यय, क्योंकि काम बंदी है लेकिन चौकीदार तो रहेगा, उसका व्यय तो चलता ही रहेगा, है ना। ये थोड़ी कि भाई काम बंद हो गया तो चौकीदार की छुट्टी कर देंगे, नहीं, उसकी रखवाली कौन करेगा, जो इंश्योरेंस करवा रखी है वो भी चलेगी, भवन का किराया तो वो भी चलेगा, है ना। तो इन्हें काम बंदी लागतें कहा जाता है। आपके भवन का किराया है, चौकीदार का वेतन है, इंश्योरेंस है, ये सारे आपकी काम बंदी लागत में। इनके अलावा कुछ ऐसी लागतें होती है कि जब प्लांट को पुनः आरंभ करेंगे तो फिर हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो वो भी आपकी काम बंदी लागतें में ही आती है। तो भवन का किराया, भवन का किराया है वो आपकी कामबंदी लागत में है ना। आपका बीमा है वो आपकी कामबंदी लागत में है। बीमा किसका, भवन का या सामान का उनका। और इसके अलावा चौकीदार का वेतन है या वे है तो वो सारा का सारा कामबंदी में ही माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कामबंदी लागत होगी। देखो अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। सही इसका आंसर बताना फटाफट कि भाई श्रम निकासी परिगणना निम्नलिखित में से कौन सी विधि काम में ली जाती है। जो आपकी पृथक्करण दर विधि है, प्रतिस्थापन है, प्रवाह या आगमन दर विधि है, या उपयुक्त सभी। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ देखिए इसका सुटेबल आंसर कि श्रम निकासी परिगणना, श्रम यानी लेबर, है ना, लेबर का क्या कहता है कि व्यापार में समय समय पर वो चेंज किया जाता। तो पृथकीकरण में क्या होता है कि इसमें पूरी तरीके से उन्हें क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है ना। प्रतिस्थापन में क्या होता है, उन्हें रिप्लेस किया जाता है, एक दूसरे की जगह रिप्लेस किया जाता है। और प्रवाह और आगमन दर में इसमें आते हैं और जाते हैं, दोनों तरीके से इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी है, वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें इसका जो फॉर्मूला ये आता है कि भाई पृथक हुए श्रमिकों की संख्या बटे औसत, बटे और अवधि के औसत श्रमिकों की संख्या मल्टीप्लाई 100। अगर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है तो, लेकिन संभावना कम है, थ्योरेटिकली आता है। थ्योरेटिकल में ये ध्यान रखना, ये तीनों विधि है वो आपकी लेबर टर्नओवर मेथड है वो मानी जाती है, जिसमें आपकी पृथकीकरण है, प्रतिस्थापन है, प्रवाह या आगमन दर विधि है। तो तीनों ही आपकी श्रम निकासी परिगणना में शामिल होती है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्या है, यदि हीरो और होंडा दोनों मिलकर एक नई कंपनी हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड बनते तो उन्हें कहा जाएगा अधिग्रहण, अवशोषण, विलयन या क्रय खरीद। बताओ देखिए, ये आपकी हीरो मोटोकॉर्प है और ये होंडा है ना। ये दोनों मिलकर इनका नाम हो जाता है हीरो होंडा, जो पहले थी हीरो होंडा हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, अधिग्रहण, अवशोषण, विलयन या क्रय खरीद। देखो सीधी सी बात है, अधिग्रहण क्या होता है कि अधिग्रहण इस कंपनी का पूरा नाम मिट जाता है, ये इसमें समाहित हो जाती है, तब अधिग्रहण होता है ना। क्रय खरीद भी ऐसा ही है, लेकिन जब दोनों का नाम प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर होता है विलयन, है ना। तो सी इसका सही आंसर होगा, है ना। और ये आपको कब होता है कि जब अधिग्रहण में क्या होती है कि जब दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है तो उसे क्या कहता है, विलयन कहा था। दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण किया जाता है, उसे विलयन कहा जाता है। तो इनका क्या हो गया, विलयन हो गया, अधिग्रहण नहीं हुआ। ठीक है, दोनों के नाम अभी जीवित है। अगर एक का ही जीवित है तब अधिग्रहण होता है, लेकिन यहाँ पर दो हीरो होंडा दोनों जीवित है, इसलिए विलयन माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
बताओ देखिए इसका आंसर क्या इसका सुटेबल आंसर होगा। पारित करके, क्या पारित करके शेयर पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण संकल्प, विशेष संकल्प, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। शेयर पूंजी में अपने को परिवर्तन करना है तो इसके लिए जो आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 64 है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रस्ताव है वो पारित करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी है वो इसका आंसर होगा, विशेष संकल्प, है ना। खंड 14 कंपनी अधिनियम 2013 में अगर अपने को शेयर पूंजी या अंश पूंजी में परिवर्तन करना है तो उसके लिए निदेशक मंडल की उपस्थिति में एक विशेष प्रस्ताव है वो पारित करना पड़ेगा, जिसमें शेयर धारकों की भी क्या होगी, सहमति ली जाएगी और आम बैठक होगी, उसमें ये विशेष संकल्प है वो पारित होगा। ठीक है, तो साधारण सा क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि अपन इसमें कंफ्यूज हो जाए कि साधारण संकल्प होगा या विशेष संकल्प होगा। तो शेयर पूंजी में परिवर्तन है तो धारा 64 में विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर, ये तो बता दोगे फटाफट। क्या पूछा है, जब किसी व्यापारी द्वारा बेचा गया माल किसी कारणवश वापस आ जाता तो उसे क्या कहते हैं। क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न, या क्रय। बताओ। देखो क्रय क्या होता है, जो माल हम खरीदते हैं वो क्रय होता है। विक्रय क्या होता है, जो माल बेचते हैं वो विक्रय होता है। क्रय वापसी जो खरीदा गया माल वापस लौटाते हैं वो क्रय वापसी होती है। विक्रय वापसी जो बेचा गया माल वापस आता है वो आपका विक्रय वापसी होता है। तो ये क्या है, बेचा गया माल वापस आया किसी कारणवश, तो ये आपकी विक्रय वापसी होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे तो नॉर्मल है, आपने 11वीं में पढ़ ली होगी, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, विक्रय, है ना, विक्रय और क्रय, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। सहायक बहियों में भी दे रखा है ना। पर इसमें ध्यान में रखना, है ना, ये होता क्या है, क्रय। क्रय क्या होता है, ये विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है तब क्रय होता है। कई बार कंफ्यूज कर देता है ना। पर ये ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने एसी खरीदी, है ना, तो ये परचेज जरूर है लेकिन वो मार्केट वाला परचेज नहीं है। लेकिन अगर उसी एसी का मेरा व्यापार है और मैं क्रय करने के लिए, बेचने के लिए, सेल्स के लिए क्रय कर रहा हूं तो वो आपका क्रय माना जाएगा। तो बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल है ना, वो आपका क्या माना जाएगा, क्रय माना जाएगा। कुछ निर्माणी संस्थाएं होती हैं जो तैयार माल को पुनः विक्रय भी के लिए खरीदती है, तैयार माल को पुनः विक्रय के लिए भी खरीदते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान अपने को रखना। ठीक है, बढ़ते आगे। बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर आपका आना चाहिए। क्या इसका आंसर होने वाला है, अधिलाभ विधि के पूंजीकरण, गुडविल, है ना, गुडविल और पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि अधिलाभ विधि के पूंजीकरण के तहत ख्याति किसके बराबर होती है ना। अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के, औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य के, ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिलाभ विधि के जो पूंजीकरण के तहत है वो ख्याति है वो किसके बराबर होती है। तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि में अधिलाभों को सीधे पूंजीकरण करके ख्याति की गणना की जाती है। और यानी अधिलाभ क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें काम में लिया जाता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट होता है ना। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बटे NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये काम में लिया जाता है। तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के तहत ख्याति है वो आपके अधिलाभों के पंजीकृत मूल्य के बराबर होती है। तो इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
और जो गुडविल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट बटे NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर, निम्नलिखित में से समीकरणों में कौन सी सही नहीं है? विकृत माल की लागत, इसको क्या कहते हैं? विकृत माल की लागत, यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस अंतिम रहतिया माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक रहतिया। तो ठीक है, फिर क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस विकृत माल की लागत बराबर अंतिम रहतिया, तो ये भी सही है। प्रारंभिक रहतिया प्लस परचेज, है ना, माइनस अंतिम रहतिया बराबर विकृत माल की लागत, है ना। अंतिम रहतिया प्लस विकृत माल की लागत माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक रहतिया, तो ये भी सही है ना। तो देखो इसमें ये सही आ रहा है ना, ये भी सही आ रहा, ये भी सही आ रहा, ये गलत आ रहा है ना, क्योंकि यहां पर ये माइनस नहीं होता है ना। सॉरी, ये माइनस होगा, ये माइनस नहीं होता, ये प्लस होता है। यानी अपने को ज्ञात करना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज मतलब इसमें से परचेज रिटर्न घटा दिया, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने पास से आ जाएगी, है ना। तो इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, इसलिए ये सही नहीं है। ए है उसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो अपने को, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये फॉर्मूला याद कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल सा है, वैसे तो शायद ये पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि भाई गैर लाभकारी संगठन के अंतिम खातों में शामिल होते हैं। अंतिम खातों में कौन से शामिल होते हैं? प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता, चिट्ठा या उपयुक्त सभी। ये आपके होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऐसे संस्थाएं जो धर्मार्थ के लिए चलते हैं, है ना, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सामाजिक कल्याण करना होता है, वो ये होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये खाते तैयार है वो करते हैं। तो ये आपका तैयार करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपके कैश अकाउंट की तरह होता है, कैश अकाउंट की तरह होता है ना। आय व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो P&L की तरह होते हैं, P&L अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है। फिर चिट्ठा यानी उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा बी है वो इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई बात कुछ समझ में आ रही है? निश्चित रूप से जो चीज़ बताई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसी मैं बातें मानता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए तैयार की गई है वो विशेष रूप से विशेष ही होगी और कम समय है, तो कम समय में अपने को फटाफट जो तैयारी है उनको करना है और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। तो ये था आज का एक और शानदार जानदार छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ऐसी मैं आशा विश्वास रखता हूँ। अगर ज़रूर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर आज के सेशन को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों को शेयर करें। तो क्या, क्योंकि अपना टारगेट है वो कॉमर्स का हर अंतिम बच्चा है, वो टारगेट है हर बच्चे तक आज का सेशन वो पहुंचना चाहिए ताकि वो तैयारियों में जुटे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। एक विशेष मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDF है वो उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है साथियों।